सो हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट सेशन में अपन ने बात करी थी कि हम सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन का कंप्लीशन कर रहे हैं। अभी कंप्लीशन तक अपन पहुंच चुके हैं। अब हमारा जो इसमें टॉपिक बच रहा है वो मेनली बच रहा है दो टॉपिक हमारे मेनली बच रहे हैं। पहला है इंटरनेशनल टैक्सेशन और दूसरा पार्ट है हमारा ये वाला जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की। इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक सेकंड, लाइव हो गया या नहीं हुआ, एक मिनट। चले, सो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की। सीएमए फाइनल में इंटरनेशनल टैक्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस पक्के तौर पे आते हैं सर। 25 से 30 मार्क्स का इसका वेटेज डेफिनेटली रहता है। 30 का बता रखा है पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप मान के चलिए 25 से 30 मार्क्स का वेटेज इसका रहता है। इसमें मेनली 3 टॉपिक्स है सर। पहला डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, जिसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली 7 नंबर का आता ही है। ठीक है, दूसरा पोर्शन है इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसमें ALP निकालने का क्वेश्चन आता है। तीसरा पोर्शन इसमें है कुछ अदर टॉपिक्स के नाम पे, जैसे कि एसोसिएट को जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी छूट कैसे मिलती है, उसको लेके क्वेश्चन है। APA एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को लेके, तो वो मिसलेनियस पार्ट में अपन ले लेते हैं। तो इस तरीके से 3 हिस्सों में इसको कवर करना होता है। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा क्या है सर? सबसे पहला हिस्सा है इसका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कंटेंट बुक में बहुत सारा दे रखा है सर, बहुत कंटेंट। तो आप बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए। तो मैं आपको जो चीज़ें हाईलाइट करा रहा हूँ उनको आप ध्यान दे लीजिए। हाँ, फर्स्ट टाइम आपने पूरा पढ़ा हुआ होगा, होना भी चाहिए। अब जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें रिव्यू करवा देता हूँ। एक ओवरऑल जो इसका ब्रीफ है वो दे देता हूँ, जिससे आपको ये याद आ जाएगा, ये रिकॉल हो जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या था। राइट, आइए देखते हैं सर डबल टैक्सेशन है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सर समझिए, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ा और रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है, हमें सिर्फ इंडिया की बात करनी है, हमें दूसरी कंट्री की बात ही नहीं करनी है। अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है तो एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस रूल्स उसे उस सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा जो वो इंडिया में कमाएगा। साथ ही साथ उसे उस सारी इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा जो वो फॉरेन में कमाएगा। ठीक है, तो सर जितनी भी इनकम वो कमा रहा है इंडिया में उस पर वो टैक्स दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। पर जो इनकम वो विदेश में कमा रहा है उसे भी इंडिया में टैक्स देना पड़ रहा है। तो उस पॉइंट पे एक इश्यू अराइज होता है और वो अराइज होता है डबल टैक्सेशन का। मतलब कि आपको उस कंट्री में भी टैक्स देना है जहां पे आप इनकम कमा रहे हैं और आपको उस कंट्री में भी टैक्स देना है जहां पे आप रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिया का बंदा जो है, जो कि इंडिया में रेजिडेंट है एज पर रूल, वो बंदा मान लीजिए साउथ अफ्रीका से कुछ कमा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से कमा रहा है तो इसे साउथ अफ्रीका में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 2 तरीके से टैक्स देना पड़ता है। एक सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, जिसमें हम बोलते हैं कि जहां कमाया वहां टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरा रेजिडेंस बेस्ड, आप जहां रहते हो वहां। तो इस केस में जो बंदा इंडिया में रह रहा है और साउथ अफ्रीका से कुछ कमा रहा है, वो इंडिया में तो टैक्स देगा रेजिडेंसी के आधार पे क्योंकि इंडिया में रह रहा है, और साउथ अफ्रीका में टैक्स देगा सोर्स के आधार पे क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में कमा रहा है। तो ऐसे में एक ही इनकम पे इसे 2 बार टैक्स देना पड़ गया। राइट, इस प्रॉब्लम को डबल टैक्सेशन बोला गया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सर, डबल टैक्सेशन की जब ये दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अब साउथ अफ्रीका इसका सॉल्यूशन करेगी क्या? करेगी। इंडिया इसका सॉल्यूशन करेगी क्या? करेगी। पर
साउथ अफ्रीका सॉल्यूशन इस हिसाब से करेगी कि वहाँ के लोगों को बेनिफिट हो या वहाँ के लोगों की मदद हो। उनको इंडिया वालों से हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इंडिया वाली गवर्नमेंट जो है वो इस हिसाब से मदद करेगी कि इंडिया के लोगों को बेनिफिट हो, विदेश वालों को चाहे हो ना हो। राइट, यस। तो ऐसे में हमें जो पढ़ना होता है वो हमें सिर्फ इंडिया के इनकम टैक्स के रूल पढ़ने हैं। फॉरेन के इनकम टैक्स में क्या रूल है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है सर। ठीक है, तो इसलिए अगर दिमाग भागने लगे कि सर इंडिया में टैक्स फ्री है वहाँ हुआ तो वहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, इंडिया में ऐसे हो रहा है वहाँ ऐसा हुआ तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इंडिया में क्या होगा उससे मतलब है। राइट, ओके। अब आप समझिए कि सर ये जो आदमी है, ये जो इंसान है, ठीक है, ये जो इंसान है ये इंडिया में भी कमा रहा है, ये साउथ अफ्रीका में भी कमा रहा है, उस इनकम पे इसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जाता है सर इंडियन गवर्नमेंट के पास और जाके कहता है कि सर आपने टैक्स लॉ तो बनाए पर टैक्स लॉ में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि सर मुझे एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है। साउथ अफ्रीका वाली गवर्नमेंट को भी देना पड़ रहा है, आपको भी देना पड़ रहा है, तो मुझे बचाओ इससे। गवर्नमेंट ने कहा जी चलो हम सोचते हैं कुछ। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे उसको भी डबल ना देना पड़े और हमें भी वही बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलती है। ठीक है, जब गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलती है तो गवर्नमेंट के पास 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। पहला सॉल्यूशन कि सर हम एक काम करते हैं कि वहां पे टैक्स ले लिया तो यहां नहीं लेते, यहां पे ले लिया तो वहां नहीं लेते। ठीक है, कि हम उस कंट्री के साथ मिल के बात करें और उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिसके बेसिस पे कुछ ऐसा सिस्टम सेट हो जाए कि यहाँ ले लिया तो वहाँ नहीं लगेगा और वहाँ टैक्स ले लिया तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो रहा है कि सर एक काम करो, वहाँ जो टैक्स ले रहे हैं लेने दो, यहाँ जो टैक्स बन रहा है बनने दो, पर यहाँ जो टैक्स बनेगा उसमें से हम जो आप टैक्स विदेश में पे करके आए हो उसको लेस कर देंगे, तो डबल टैक्सेशन खत्म हो गया। ओके, अच्छा, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने का मतलब कहीं पे भी ये नहीं है। कैसे समझिए, ये 2 टैक्स लग रहे हैं, एक इनकम है और उस इनकम पे 2 कंट्री में टैक्स लग रहा है, एक में लग रहा है 12,000 और एक में लग रहा है मान लीजिए 4,000। आप प्रॉब्लम लेके गए गवर्नमेंट के पास कि सर डबल टैक्स लग रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा लो जी 4,000 वाला हटा देते हैं, अब तो सिंगल लग रहा है, अब तो खुश। आपके तो नहीं नहीं सर एक काम करो ना, 12 वाला हटा दो 4 वाला रहने दो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम थी डबल टैक्स, हमने अगर 4 वाला भी हटा दिया तो डबल टैक्स तो खत्म हो गया ना तुम्हारा। ठीक है, तो ये कभी मत सोचें कि सर जो टैक्स ज़्यादा वाला हटेगा, ज़्यादा वाला नहीं हटेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वाला हटेगा तो गवर्नमेंट को 2 तरीके से लॉस हो जाएगा। पहला तो ये कि एक कंट्री में ही टैक्स मिल रहा है तो एक गवर्नमेंट को तो वैसे लॉस हो गया, दूसरा वो भी कम मिल रहा है, तो इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि कम होगा। ठीक है, आइए। ओके, अब सर गवर्नमेंट ने कहा चलो जी ठीक है, बात तो आपकी सही है और ये तो दिक्कत आ भी रही है तो हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब इंडिया की गवर्नमेंट बहुत सारी विदेशी गवर्नमेंट के पास पहुंची और उन्होंने जाके प्रॉब्लम समझाई कि सर जी देखिए ऐसा है कि हमारे बंदे आपके यहाँ आके कमाते हैं तो आप पे भी आप भी उनसे टैक्स लेते हो हम भी लेते हैं, तो ऐसे में डबल टैक्स लग जाता है, तो हम चाहते हैं हमारी रेजिडेंट को रिलीफ देना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सर आपकी कंट्री में जो बंदा कमा रहा है उसे आपकी कंट्री में भी टैक्स देना है, आपकी कंट्री का कोई बंदा हमारे यहाँ कमा रहा है तो उसे हमारे यहाँ भी टैक्स देना है और आपके यहाँ भी टैक्स देना है। सामने वाली कंट्री कहती है हाँ दिक्कत तो हमें भी है, तो जब दोनों को ही दिक्कत है तो सॉल्यूशन निकालो। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम लोग आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी कंडीशन सही बैठेगी हम एक जगह का टैक्स माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोला गया है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए किया गया
ओके। तो बायलेटरल रिलीफ का मतलब क्या बताया कि जब दो कंट्रियां मिलके हमें रिलीफ दे रही है तो हमें कहते हैं बायलेटरल रिलीफ, क्योंकि दोनों तरफ से हमें रिलीफ मिल रही है, जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से भी, जहाँ रेजिडेंस इनकम है वहाँ से भी। इसमें पहला मेथड एग्जम्पशन मेथड हो गया और दूसरा मेथड क्या हो गया, टैक्स क्रेडिट मेथड हो गया। ठीक है, टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर क्या होगा कि एक कंट्री में जो टैक्स पे होगा उसकी छूट दूसरी कंट्री में मिल जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स क्रेडिट मेथड। बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, अब फुल क्रेडिट और ऑर्डिनरी क्रेडिट, इनको आप ज़्यादा ना देखो तो चलेगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितना अमाउंट आपने दूसरी कंट्री में पे किया था उसकी छूट आपको रेजिडेंस वाली कंट्री में मिल जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि सर स्टेट ऑफ सोर्स रिस्ट्रिक्ट टू द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द इनकम टैक्सेबल इन द स्टेट ऑफ रेजिडेंस। इसमें एग्जांपल पढ़ लो, ऑर्डिनरी क्रेडिट जानना है तो कि सर मिस्टर ए रेजिडेंट है एक्स कंट्री का, 3 महीने के असाइनमेंट में गया वो वाई कंट्री में। ठीक है, सैलरी इनकम उसकी है 24 लाख रुपए, ऑफ दी अबो कंट्री वाई टैक्स इनकम 6 लाख रुपए है। मतलब रहने वाला ये एक्स कंट्री का है, वहां पे ये 24 लाख रुपए कमाता है और वाई कंट्री से इसने 3 महीने में 6 लाख रुपए कमाए। अब इसकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी थी फुल क्रेडिट से और इससे। फुल का मतलब तो बहुत सिंपल सा हुआ सर कि टोटल इनकम दे, तो टोटल इनकम पे टैक्स निकालो और जिसमें जितना टैक्स आप वहां पे करके आए वो पूरा लेस कर लो। ठीक है, ओके। और ठीक है, ओके। और पार्सली क्रेडिट के अंदर क्या होगा, पार्सली क्रेडिट में सर जितना टैक्स आप वहां पे करके आए हो उसको प्रपोर्शनेट कर लो। ठीक है, उसको प्रपोर्शनेट कर लो, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए ये छोड़ दो, टैक्स स्पेयरिंग सब चीज़ें कॉपी कर दी इन्होंने, इतना कंटेंट डाल दिया है आपके मॉड्यूल के अंदर कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यूनिटल रिलीफ का मतलब बताया था, जब हमारा DTAA नहीं है, हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, मतलब दूसरी कंट्री ने तो बोल दिया कि हम तो कोई रिलीफ नहीं देंगे, तो फिर आप जिस कंट्री में रहते हो वो आपको रिलीफ देगी, तो ऐसे में उसको क्या बोला गया है, यूनिलेटरल रिलीफ बोला गया है। ठीक है, टाइप ऑफ DTAA कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। OECD मॉडल्स, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इसको बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़ दीजिए इसको। देखो कितने क्या क्या दे रखा है, सब उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया है, किसी भी चीज़ का ये नहीं है कि फिल्ट्रेशन कर दें या एक स्टूडेंट के हिसाब से कुछ डाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, टोटली कॉपी पेस्टेड कंटेंट है। ओके, अब आइए आप प्रैक्टिकली बात करते हैं किसकी, कि बायलैटरल रिलीफ प्रैक्टिकली कैसे होगी और यूनिटरल रिलीफ प्रैक्टिकली कैसे होगी, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन 90 देखना है। सेक्शन 90 का मतलब है कि हमारा फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, DTAA बोलते हैं। ठीक है, ओके। सर DTAA क्यों बनाया गया, ये पॉइंट अच्छा है, इस पे थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। जब आपसे पूछा जाएगा DTAA क्यों बनाया तो आप एक ही जवाब दोगे, क्या, कि सर डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए। पर सर इतना सा तो नहीं है, तो सुनिए, जब दो कंट्री आपस में कोई एग्रीमेंट कर रही है तो वो सिर्फ इस बात के लिए एग्रीमेंट नहीं कर रही कि डबल टैक्सेशन को रोका जा सके, जब वो एग्रीमेंट कर ही रही है तो वो कुछ और बेनिफिट भी उठाती है। पहला, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारे लोग आपके यहाँ पे हैं तो उनकी इनकम वहाँ पे कितनी है, उनकी एसेट वहाँ पे कितनी है, आपके लोग हमारे यहाँ हैं तो आप हमसे जान लो कि आपके लोगों की इनकम हमारे यहाँ पे कितनी है, हमारे यहाँ उन्होंने कितनी एसेट रख रखी है। इससे ब्लैक मनी को पकड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि स्विस बैंक जो है वो हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे यहाँ कितने इंडियन लोगों के अकाउंट्स हैं, तो वो एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है, राइट। तो फॉरेन में हमारे लोगों के, हमारे यहाँ के लोगों के, रेजिडेंट लोगों के कितने अकाउंट्स हैं, कितनी एसेट है, कितनी इनकम है, इस सब की जानकारी भी हमें DTAA के जरिए मिल जाती है। दूसरा आता है रिकवरी ऑफ टैक्स। कोई बंदा इंडिया में टैक्स चोरी करके विदेश में जाके बैठ गया, अब हमें उससे वसूली करनी है, उसके विदेश में असेट है, तो हम उससे वसूली करेंगे, वो तब करेंगे जब वो गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी। तो इस एग्रीमेंट के जरिए हम उनसे ये भी बात कर लेते हैं कि भाई हमें रिकवरी करने में हेल्प की जाए, समझ गए। तो डबल टैक्सेशन को रोकना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना और साथ में रिकवरी ऑफ टैक्स करना, इन सब चीज के लिए DTAA बनाया जाता है। ओके,
टीआरसी, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। सर आप ये कहते हैं जी मैं इंडिया में रहने वाला हूँ और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी मुझे साउथ अफ्रीका में टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। आपने हमें आके बोला कि जी हमें साउथ अफ्रीका में टैक्स देना पड़ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ दिखाया, हमने कहा ठीक है और हमने आपको रिलीफ दे दी। अब आप साउथ अफ्रीका में जाके कह रहे हैं कि सर मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ रहा है। वो कहते हैं क्यों? बोले रेजिडेंस के बेसिस पे। तो साउथ अफ्रीका कैसे मान ले कि तुम इंडिया के रेजिडेंट हो? तो तुम्हें इंडिया से एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा यहाँ के असेसिंग ऑफिसर से, जिसको बोलते हैं टीआरसी, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। तो वैसे ही जिस भी कंट्री में आप ये बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, रेजिडेंस बेस पे मेरे पे टैक्स लग रहा है, उस कंट्री से आपको टीआरसी बनवाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कहाँ से बनाना पड़ेगा? जिस कंट्री में आप रेजिडेंट हो वहां से, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दो तरीके के देखने के मिलेंगे, एक जिसमें लिखा होगा कि हमारा DTAA है और एक जिसमें लिखा होगा DTAA नहीं है। अगर DTAA है तो मेथड जरूर बताएगा कि एग्जम्पशन मेथड लगानी है या टैक्स क्रेडिट मेथड लगानी है, तो वो तो बहुत आसान हो जाता है। अगर वो कहता है जी DTAA नहीं है तो फिर सेक्शन 91 लगेगा, यूनिलैटरल रिलीफ। उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है आइए बात करते हैं। सब वही चीजें दोबारा लिखी हुई है। ये वाला, ये अच्छा पॉइंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका आता है, ठीक है। सर एक बंदा इंडिया में भी कमा रहा है और फॉरेन में भी कमा रहा है, उस कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं है। जब उसके साथ हमारा DTAA नहीं है तो इस केस में रिलीफ कौन देगा? सर इस केस में रिलीफ हमको इंडियन गवर्नमेंट देगी, ठीक है जी, इंडियन गवर्नमेंट रिलीफ दे देगी। कितनी देगी? तो वहां पे ये क्वेश्चन आया कि आपको 4 स्टेप कैलकुलेट करने हैं। स्टेप नंबर 1, आप इंडिया में टैक्स कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग द फॉरेन इनकम, ठीक है। आप इंडिया में टैक्स कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग द फॉरेन इनकम, मतलब इंडिया वाली इनकम भी ले लो और फॉरेन वाली इनकम भी ले लो और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर इंडिया में एवरेज टैक्स रेट पता करनी है आपको। एवरेज टैक्स रेट मतलब इंडिया में कितना टैक्स बना और कितनी इनकम बनी, उसको डिवाइड करके एवरेज कितनी रेट से टैक्स लग रहा है वो पता कर लीजिए, ठीक है। तीसरे में आपको फॉरेन टैक्स रेट पता करनी है, जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है, तो फॉरेन में कितनी रेट से टैक्स लगा वो पता करना है। अब आपके पास ये भी है कि इंडिया में कितना टैक्स, कितनी रेट से टैक्स लगा और फॉरेन में किस रेट से टैक्स लगा, दोनों चीज़ें आपके पास है। आपको उन दोनों रेट में से जो कम रेट है उसको पकड़ना है और जितनी इनकम डबल टैक्सेशन हुई है उसको पकड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा समझिए, मैं लिख के समझाता हूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन से चलो लिख के बता देता हूँ मैं। सेक्शन 91 कैसे क्लेम करना है ये समझ लीजिए, अच्छा पॉइंट है और एग्जाम में इसी का क्वेश्चन आता है। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। तो आपने ये निकाला कि सर मेरा टोटल टैक्स जो बन रहा है 4 लाख रुपए का बन रहा है, ठीक है, ओके। स्टेप 2, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। तो सर 4 लाख का जो टैक्स बन रहा है वो कितनी इनकम पे बन रहा है? सपोज आपकी इनकम यहाँ पे 24 लाख की थी, तो आपने कहा जी 24 लाख पे बन रहा है, ठीक है। 24 लाख की इनकम पे ये बन रहा है, ठीक है, या 40 लाख ले लो, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। 40 लाख की इनकम पे 4 लाख टैक्स बन रहा है। तो आपने कहा जी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में एवरेज 10%, फिर कुछ इनकम टैक्स फ्री होगी, कुछ पे 5%, कुछ पे 10%, कुछ पे 15%, स्लैब चलती है ना, तो इसलिए एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है, कि सर इंडिया में एवरेजली 10% टैक्स लग रहा है। हमने पूछा जी विदेश की कितनी इनकम है और उस पर कितना रेट है, तो हमने कहा जी एवरेज टैक्स इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में जो टैक्स लग रहा है हम पे 5% लग रहा है,
ठीक है, कितनी इनकम थी फॉरेन में? सर फॉरेन में हमारी इनकम थी 8 लाख रुपए, उस पर 5% टैक्स लगा है। ठीक है, अब लॉजिकली आप सोचिए डबल टैक्स कितने में लगा? इस क्वेश्चन में सार क्या समझ में आया? 32 लाख रुपए इन्होंने इंडिया में कमाए हैं, 8 लाख रुपए इन्होंने फॉरेन में कमाए हैं। ठीक है, टोटल इनने 40 लाख रुपए कमाए हैं। 40 लाख में इंडिया में टैक्स 4 लाख बन रहा है, इसका मतलब एवरेज टैक्स 10% बन रहा है। फॉरेन में इन्होंने 8 लाख पे 5% टैक्स पे किया है। ठीक है, तो डबल टैक्स कितने पे लगा? 8 लाख पे, तो रिलीफ भी तो 8 लाख में मिलनी चाहिए। तो स्टेप 4 में बोला है कि डबली टैक्स इनकम, ऐसी कितनी इनकम है जिसपे 2 बार टैक्स लगा है? तो सर 8 लाख ऐसी इनकम है जिसपे 2 बार टैक्स लगा, क्योंकि उस पर इंडिया में भी लगा और फॉरेन में भी लगा। तो ये तो लिख लो 8 लाख। अब बोलते हैं कितना कितना लगा? बोले इंडिया में सर 10% लगा और फॉरेन में 5% लगा। ठीक है, तो सर हम 5% वाला कम कर देते हैं। लो जी, हम 5% वाला कम कर देते हैं। बात ये तो हुई नहीं ना कि कम कौन सा करना है, बात ये हुई डबल नहीं लगना चाहिए। तो हमने 5% वाला कम कर दिया, हो गया डबल टैक्सेशन रिमूव। तो चौथा पॉइंट क्या बना? डबल टैक्स इनकम, और दोनों में से जो भी रेट कम हो वो उसको मल्टीप्लाई करके कम कर दो, तो वो आपके रिलीफ हो गई अंडर सेक्शन 91, और वो आपका डबल टैक्सेशन से छुटकारा हो गया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप ये दे रखा है आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। ठीक है, मिस्टर साहा है, एक रेजिडेंट है, और इनकी इनकम देखो कहाँ कहाँ से हो रही है। इंडिया में इन्होंने 3,74,000 रुपये कमाए, और विदेश में इन्होंने 5 लाख रुपए कमाए। उसमें से 80 QQB की छूट जो है इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से 3 लाख की मिल रही थी। ठीक है, हमने कहा जी पहले आपका इंडिया के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हमने लिखा कि 3,74,000 रुपये इन्होंने इंडिया में कमाए, 5 लाख रुपए इन्होंने रॉयल्टी कमाई, टोटल इनकम इनकी 8,74,000 रुपये हो गई। GTI उसमें से QQB में 3 लाख की छूट मिल गई, तो कुल मिला के 5,74,000 रुपये इनकी इनकम है। ठीक है, ओल्ड स्कीम के हिसाब से, ये क्वेश्चन ओल्ड स्कीम का है, तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से इनका जो टैक्स बनता है 5,74,000, कितना है? हाँ, 5,74,000 पे जो टैक्स बनता है वो 28,392 रुपये बनता है। 28,392 डिवाइड बाई 5,74,000 करोगे तो एवरेज रेट जो निकल के आ रही है 4.95%, मतलब इंडिया में 4.95% रेट से आपके ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं विदेश में आप जो टैक्स पे करके आए वो कितना पे करके आए? 20% पे करके आए। दोनों रेट आ गई, इंडिया में 4.95% से टैक्स लगा है, और विदेश में आप 20% की रेट से टैक्स देके आए हो। ठीक है, ओके। अब डबल टैक्स कितने पे हुआ? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। डबल टैक्स कितने पे लगा, ये सोचने वाली बात है। सर फॉरेन में हमने कितना कमाया था? 5 लाख। उस 5 लाख में से स्पेशली हमें 3 लाख की डिडक्शन मिल गई फॉरेन इनकम की। ठीक है, इसलिए डबल टैक्स इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इसलिए 2 लाख पे 4.95% की रेट से, क्योंकि रेट कम इंडिया में है, उस रेट से आपको रिलीफ दे दी गई है। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट सीखने को मिल गया, क्या? कि सर अगर डिडक्शन आती है तो उसे हमें इंडियन इनकम में से मानना चाहिए या फॉरेन इनकम में से मानना चाहिए? तो लॉजिकली तो ये कहता है रूल कि अगर बेसिक डिडक्शन है जैसे LIC, मेडिक्लेम, तो इंडियन इनकम में से पहले मानेंगे और फॉरेन में से बाद में मानेंगे। बट अगर कोई इनकम के हिसाब से है, जैसे ये वाली थी रॉयल्टी, तो रॉयल्टी अगर बाहर कमाई और उसमें से डिडक्शन मिल रही है तो वो स्पेशली बाहर वाले में से हो गई। ठीक है, आइए सर देखते हैं। बस डबल टैक्सेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ भी नहीं है सर। अगर जितना आप भी बताया उतना अगर समझ में आ गया तो डबल टैक्सेशन कंप्लीट आपका। डबल टैक्सेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये मॉडल अब पूरा का पूरा छाप दिया जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर एज इट इज कॉपी पेस्टेड है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको नोट्स में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो पढ़ लीजिए, काफ़ी है।
ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है सर ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है वो समझते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी चलिए, सो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या बात करनी थी कि सर जब हम, ये किस लिए बनाया गया मैं ओवरऑल बताऊंगा आपको, कि सर हम जब फॉरेन कंट्री में बिजनेस करते हैं तो फॉरेन कंट्री में बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं सर। माल लेना, माल बेचना, ठीक है, माल खरीदना, माल बेचना, पैसे उधार देना, पैसे उधार लेना, सर्विस देना, सर्विस लेना, ऐसे बहुत सारे बिजनेस फॉरेन कंट्री के साथ हमारे होते हैं और उसमें गवर्नमेंट को कोई ऐतराज भी नहीं है। पर अगर हम इन प्रोविजंस का फ़ायदा या इन रूल्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो ऐसे में गवर्नमेंट को ऐतराज होगा। सर फ़ायदा उठाने की कोशिश कैसे, समझिए सर। हर कंट्री में टैक्स रेट सेम तो नहीं है, हर कंट्री में टैक्स रेट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक हम इंडिया में काम कर रहे हैं, मान लीजिए 30% टैक्स रेट है और विदेश में सेम काम के ऊपर 10% टैक्स रेट है, ठीक है। हमने अगर फॉरेन कंट्री में डील किया और उसकी इनकम, वहाँ इनकम कुछ कमाई कुछ यहाँ कमाई तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हमें ये लगा, एक्स्ट्रा होशियारी जिसको बोलते हैं ना, कि देखो हम ऐसे समय एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी तक क्या हो रहा था सर, हो रहा ये था कि XYZ लिमिटेड एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है, और XYZ एक US कंपनी है, ठीक है। ये दोनों कंपनी रिश्तेदार है। रिश्तेदार का मतलब कॉमन पार्टनर, कॉमन डायरेक्टर्स, कॉमन शेयर होल्डर, कॉमन मालिक, ठीक है। तो ये रिश्तेदार है, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एसोसिएट इंटरप्राइजेज। दोनों आपस में क्या है, रिश्तेदार है। अभी तक क्या हो रहा था सर कि ये माल बना रहा था, इसकी कॉस्ट आ रही थी मान लीजिए 80 रुपए, ठीक है। ये कुछ माल बना रहा था और इसकी कॉस्ट आ रही थी 80 रुपए, ठीक है। और ये माल इसको बेच रहा था ये 100 रुपए में और ये बंदा इस माल को आगे बेच रहा था 105 रुपए में। ऐसे कहानी चल रही थी। तो ऐसे में 20 रुपए का प्रॉफिट इसको हो रहा था और 5 रुपए का प्रॉफिट इसको हो रहा था। ऐसे अभी बेसिक कहानी चल रही। अब इस 20% पे ये ऑर्गेनाइजेशन 30% टैक्स दे रही थी, ये 20 रुपए पे ये ऑर्गेनाइजेशन 30% टैक्स दे रही थी, और ये 5 रुपए पे
ये ऑर्गेनाइजेशन 10% टैक्स दे रही थी, क्योंकि यूएसए में टैक्स 10% है और इंडिया में 30% है। ठीक है, अब इनको दिमाग में बोलता ना खुरापात आई, इनको लगा कि कुछ ऐसा करें हम कि हम हमारे ट्रांजेक्शन को घुमा दें, फिरा दें, कुछ मैनिपुलेशन कर दें और टैक्स बचा लें। ऐसा कुछ हो तो क्या, कैसे? बोले देखो ऐसा है, मैं माल 80 का बना रहा हूँ, वो 80 का ही बनेगा, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। पर मैं जो तुम्हें माल 100 का बेच रहा हूँ, उसकी जगह मैं तुम्हें माल 95 का बेच देता हूँ। ठीक है, तुम्हें माल 95, और तुम जो 105 का बेच रहे हो तुम तो 105 ही बेचोगे। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी और मार्केट में एक्चुअल में माल जो बिक रहा है वो भी चेंज नहीं होगा, वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है ना। ठीक है, हाँ, हम एक दूसरे को जो माल दे रहे हैं उसमें तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें जो बिल बना के दूंगा वो 95 का भी नहीं, चलो 85 का बना के दे देता हूँ। उसने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि अभी तक मुझे तुम्हारे को माल भेजने पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो 20 का हो रहा था, अब वो कितने का होगा? 5 का होगा। और तुम्हें मार्केट में माल बेचने पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वो अब 20 का हो जाएगा। तो बोले इससे क्या हुआ? बोले इससे ये हुआ कि हमारा प्रॉफिट इंडिया में तो कम हो गया और विदेश में ज़्यादा हो गया। अब हमें इस पे 20%, 20 रुपए पे सिर्फ 10% ही टैक्स देना है और इस 5 रुपए पे 30% टैक्स देना है। तो जिस कंट्री में टैक्स ज़्यादा है वहाँ तो प्रॉफिट कम दिखा दो, और जिस कंट्री में टैक्स कम है वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दो। अब क्योंकि हम इंडियन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे में वो केस हमारे सामने आएंगे जिसमें इंडिया में टैक्स ज़्यादा था, फॉरेन में टैक्स कम था, और हमने ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करके वहाँ पे इंडिया का प्रॉफिट तो कम कर दिया और फॉरेन का प्रॉफिट बढ़ा दिया, ताकि हमें ओवरऑल टैक्स जो है वो कम देना पड़े। ऐसे केसेस के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बनाए गए हैं। तो इसने क्या किया, देखो लॉजिकली सोचो, ऐसा कब हो सकता है? जब इंडिया वाला, ध्यान दीजिएगा, कौन? इंडियन कंपनी क्या करे? इंडियन कंपनी पहला सेल एट लोअर वैल्यू। अगर इंडिया वाली कंपनी कम वैल्यू पे अपना माल बेचती है तो इंडिया में प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्या कर सकती है? परचेज एट हायर वैल्यू। बाहर से जब माल खरीदेगी तो महंगा दिखा देगी, हाई वैल्यू पे दिखा देगी, तो भी इंडिया में प्रॉफिट कम हो जाएगा। लोन टेकन एट हायर रेट। ठीक है, लोन टेकन एट हायर रेट और लोन गिवन एट लोअर रेट। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इंडिया वाली कंपनी करती है तो इन ट्रांजैक्शन से वो इंडिया का प्रॉफिट कम कर रही है और विदेश का प्रॉफिट बढ़ा रही है, ताकि उसे इंडिया में टैक्स कम देना पड़े और विदेश में टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। रेट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली टैक्स ओवरऑल कम हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पकड़ना है। ठीक है, चलो पकड़ लिया, इसी केस में पकड़ लिया। इनकम टैक्स ऑफिसर आया और आके कहता है जी ये ट्रांजैक्शन 85 में गलत हुआ है, ये झूठ है, ये चोरी है। हम कहते हैं जी नहीं चोरी तो नहीं है, 85 का ही था। तो कहता है नहीं 85 का नहीं था। तो हम बताते हैं आप बता दो सर कितने का होगा। अब इनकम टैक्स ऑफिसर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगा और इसके हिसाब से बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन कितने में होना चाहिए था, इसकी फेयर वैल्यू क्या है। इसी फेयर वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी फेयर वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग, कि सर ये ट्रांजैक्शन इतने रुपए पे होना चाहिए था, उसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग, या फिर एक नाम और है यहाँ पे ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस। जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए था उसे हम ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर आर्म्स लेंथ प्राइस के नाम से जानते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? दैट्स इट। तो देखिए ये पूरी कहानी वही लिखी हुई है कि सर पहले काम इंडिया में होता था, फिर इंटरनेशनल होने लग गया, फिर उसके कुछ बेनिफिट हुए, फिर उसके कुछ मिसयूज हुए, ये सारी कहानी वही है।
एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का मतलब जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। तो एक कंट्री जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ खोल ली और एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में खोल ली, ठीक है। अब हम इस तरीके से ट्रांजेक्शन को घुमा रहे हैं कि इंडिया में तो प्रॉफिट कम दिखे और उस कंट्री में प्रॉफिट ज़्यादा दिखे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई टैक्स है ही नहीं, ठीक है। जैसे दुबई है, मान लो दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। तो हमने ऐसे माल भेजते हैं कि दुबई में तो इनकम हमारा प्रॉफिट आता है ज़्यादा और इंडिया में हमारा प्रॉफिट आता है कम, तो हमारा ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए ट्रांसफर प्राइसिंग इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई, देखो अभी सेम यही चीज़ मैंने समझाई है आपको कि दो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं आपस में, वो लोग क्या करते हैं, माल सप्लाई करते हैं, सर्विस सप्लाई करते हैं, एसेट सप्लाई करते हैं, लोन देते हैं, लेते हैं, गारंटी लेते हैं, देते हैं। इन ट्रांजेक्शन के जरिए वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ओके। तो हम एक फेयर वैल्यू निकालते हैं जिसको हम कहते हैं एएलपी, और उस पर वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्या है कि सर देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन हैं और दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं। एक्स लिमिटेड ने माल बेचा अपनी एसोसिएट को, ठीक है, कितने रुपए में, 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, जबकि मार्केट में वैल्यू उस माल की कितनी थी, 9 लाख रुपए। इसका मतलब इन्होंने जानबूझ के 4 लाख सस्ता माल बेचा ताकि इंडिया में टैक्स कम देना पड़े। तो ये 4 लाख रुपए हम वापस इनकी इनकम में जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से एएलपी के प्रोविजंस या ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर अगर इसका उल्टा केस होता तो, उल्टा केस मतलब कि सर मार्केट वैल्यू होती 5 लाख और हमने विदेश में माल भेज दिया 9 लाख में, ठीक है, तो क्या होगा, तो सर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स ज़्यादा मिल रहा है ना। 5 लाख की चीज़ अगर आपने 9 लाख में बेची है तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, और प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और आप ज़्यादा टैक्स भर रहे हो तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट कहेगी जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले प्रोविजन तभी अप्लीकेबल होंगे, ये वाले प्रोविजन तभी अप्लीकेबल होंगे जब गवर्नमेंट को इसमें फ़ायदा हो रहा हो। अगर इसमें गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा हो जिससे गवर्नमेंट का टैक्स कम हो रहा हो तो ये वाले रूल अप्लीकेबल ही नहीं होंगे, ठीक है। आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या है, सर वो प्राइस जो दो एसोसिएट के बीच हुए ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाई जाए, जो कि मार्केट वैल्यू को डिनोट करती है, फेयर वैल्यू को डिनोट करती है, ऐसी प्राइस को हम एएलपी बोलते हैं, ठीक है, ओके। जी, अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है, अभी बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या होता है, एसोसिएट्स क्या होती हैं, इंटरप्राइजेस क्या होता है, ऐसा। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड समझाया गया इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन। अब इसको याद करने की क्या जरूरत है, सर कोई इंडिविजुअल आदमी काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे बोलते हैं ना प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, एंटरप्राइजेस बोल सकते हैं। तो जिसके भी जरिए आप काम कर रहे हैं, आपकी ऑफिस, आपका दुकान, आपके गोडाउन, वो सब एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन समझ में आएगा तब ये समझ में आएगा कि किस ट्रांजैक्शन पे हमें एएलपी के प्रोविजन लगाने हैं और किस पे नहीं लगाने हैं। देखो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एसोसिएट इंटरप्राइजेज। एक बार लॉजिकली समझिएगा ठीक है कि XYZ इंडिया माल बेचता है PQR USA। ये इसका कोई जान पहचान वाला नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। क्या ये अनजान आदमी को सिर्फ सस्ता माल सिर्फ इसलिए बेचेगा कि ये टैक्स चोरी कर सके? बताइए, क्या टैक्स चोरी करने के लिए आप किसी अनजान आदमी को माल सस्ता दे दोगे? कल को उसने पैसे वापस नहीं किए तो?
कल को उसके साथ आपका झगड़ा हो गया तो, कल को उसके साथ आपकी सेटिंग नहीं बैठी तो, ठीक है। तो इनकम टैक्स वालों का मानना है कि इंसान जो टैक्स चोरी करता है, टैक्स प्लानिंग करता है, वो कहीं ना कहीं जान पहचान वालों के साथ करता है, अनजान लोगों के साथ नहीं करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। आपका एक बिजनेस चलता है, आपके बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट है, आपको लगा कि यार मुझे इस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, तो आपने झूठी सैलरी दिखा दी। अब झूठी सैलरी दिखानी है तो कैश पेमेंट तो कर नहीं सकते, पेमेंट तो चेक से करना पड़ेगा। तो आपने अपने किसी रिश्तेदार को पकड़ा, उसके अकाउंट में चेक से पैसा डाला और उससे कैश वापस ले लिया। लॉजिकल है, कर सकते हैं ऐसा कि भाई महीने में 50,000 रुपये आप उसके अकाउंट में डालते हो, कैश ले लेते हो, फिर डालते हो, फिर कैश ले लेते हो, तो जिससे आपका एक्सपेंसेस भी क्लेम हो जाता है और आपको सेफ भी रहते हो, ठीक है। क्या यही ट्रांजेक्शन आप किसी अनजान के साथ कर सकते हो? अगर अनजान के अकाउंट में आपने 50,000 रुपये डाले कि भाई झूठा खर्चा दिखाना है, और उसको बोला कि भैया मुझे 50 कैश दे दे, और उसने नहीं दिया तो आप उसका लीगली कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात हम ये मान के चलते हैं कि जो भी टैक्स प्लानिंग की जाती है, टैक्स चोरी की जाती है, वो रिश्तेदारों के साथ ही की जाती है। ऐसे में अगर XYZ इंडिया PQR USA के साथ डील कर रहा है, जो कि आपस में रिश्तेदार नहीं है, तो इसमें कोई भी टैक्स चोरी हम मान के चलते हैं नहीं होगी, और होगी तो भी हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन हुआ सर XYZ इंडिया के बीच में और XYZ USA के बीच में, और ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट है। तो यस, अब हमें लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे टैक्स चोरी पॉसिबल है। तो इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। तो क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट इंटरप्राइजेज, जिसमें से एक इंडिया के बाहर हो या दोनों ही इंडिया के बाहर हो, तो उस ट्रांजेक्शन को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में लेना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब सर कहानी समझिए, ये तो सीधा सीधा ट्रांजेक्शन हो गया। अब एक डीम्ड ट्रांजेक्शन है। अब ये डीम्ड ट्रांजेक्शन क्या है ये समझिए। टाइम के साथ साथ क्या आता है, चोरी करने वाला भी होशियार हो जाता है, ठीक है। अब समझिए, XYZ इंडिया के पास एक ऑर्डर आया, सॉरी, XYZ इंडिया और आप तो ऐसे समझिए XYZ USA, दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट हैं। अब ये दोनों आपस में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये बात इनको भी पता है। अब यहाँ पे एक कंपनी है PQR USA। PQR USA ने एक ऑर्डर दिया किसको, XYZ USA को, कुछ माल खरीदने का। वो माल ये बनाता नहीं है, वो माल यहाँ बनता है, तो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ से माल बन के यहाँ आएगा और यहाँ से बन के यहाँ जाएगा। अब इन्होंने सोचा कि अगर ऐसे करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। सपोज इसने 1 लाख पीस मांगे @ 600 रुपये, ठीक है। अब इनको लगा कि ये ट्रांजेक्शन अगर ऐसे होगा कि इंडिया वाले ने USA को भेजा और USA वाले ने इसको भेजा, तब तो ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एसोसिएट हैं। तो ऐसा कुछ चोरी की जाए, ऐसी कुछ प्लानिंग की जाए कि ऐसे ये ट्रांजेक्शन पता ना चले। तो इन्होंने क्या करा, XYZ USA ने बोला कि तुम एक काम करो, ये माल सीधा भेज दो किसको, PQR USA को, ठीक है, और कम रेट पे भेज दो। मतलब तुम उसको 1 लाख यूनिट भेज दो 300 के भाव पे, 300 का बिल बना के भेज देना, बाकी 300 रुपये मैं इससे अलग से ले लूँगा, ठीक है। तो इनका आपस में एग्रीमेंट हो गया, किन दोनों का, विदेश वाली दोनों पार्टियों का आपस में एग्रीमेंट हो गया। या इसने इसको बोला कि आपको माल दे देगा इंडिया वाला, 300 का बिल देगा, 300 का पेमेंट तो आप उसको कर देना और बाकी 300 का पेमेंट आप मेरे को कर देना। इसने कहा ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब आपको जब पूछा गया कि सर क्या ये ट्रांजेक्शन है, तो आपने कहा जी आपको ये कहानी तो पता ही नहीं है, ये तो छुपी हुई है कहानी, ये वाली कहानी तो छुपी हुई है। आपको लग रहा है ये ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हुआ है, तो आप कह रहे हो जी ये तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ही नहीं। जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ही नहीं तो इस पर तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे नहीं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड किया गया कि अगर एक एसोसिएट और एक नॉन एसोसिएट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है और उस नॉन एसोसिएट और दूसरी एसोसिएट का पहले से एग्रीमेंट हो, तो उस ट्रांजेक्शन को भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में लिया जाएगा। इस तरीके से ये डेफिनेशन बनाई गई है। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ये बात इसी में, ये भी इसी का पॉइंट है। बताओ जी, यहाँ तक कहानी समझ में आती है?
चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम हो गया है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन।